Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this video we are going to discuss about research aptitude, types of research part 4, and this session is going to be presented by me Swati Kanochia. But before that, please subscribe to my channel Exam Addict. सो गाइज़ ये है कुछ मेरे बारे में, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this video we are going to discuss about types of research. So research aptitude का ये part 4th होने वाला है and types of research का part 3rd है। So start करते हैं आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं types of research. सो हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पहले पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी अगर वर्ड में मैं बोलूँ कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है, जो हिस्टोरिकल वर्ड है, दैट इज़ रिलेटेड विद द हिस्ट्री। जो हिस्टोरिकल वर्ड है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, राइट। एंड हिस्ट्री इज़ रिलेटेड विद द पास्ट। जो भी हमारे पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए होते हैं, जो भी घटना घटी होती है, उससे रिलेटेड होता है हिस्ट्री। सो दिस रिसर्च इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन द रिमोट और रीसेंट पास्ट। तो जो भी पास्ट में घटी घटना को जब उसका एनालिसिस होता है, उस रिसर्च को हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। बहुत बहुत सिंपल है। देखिए, आप ज़्यादा सेंटेंस फॉर्म में मत जाइए, यहाँ पर वर्ड को समझिए। हिस्टोरिकल जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है एंड हिस्ट्री जो है वो पास्ट से रिलेटेड है। सो पास्ट से रिलेटेड जो भी पास्ट में घटना घटी है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनको जब हम एनालाइज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। देन दिस इज़ अ क्वालिटेटिव टेक्निक। ये कैसी टेक्निक है? मैंने आपको रिसर्च में 2 टाइप्स की टेक्निक्स बताई थी। एक होती है क्वालिटेटिव टेक्निक एंड दूसरी है क्वांटिटेटिव टेक्निक। सो क्वालिटेटिव टेक्निक में बहुत एक्सप्लेनेटरी टेक्निक होती है, एक्सप्लेन करना होता है। ओके, सो क्वालिटेटिव टेक्निक है ये, इसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक का यूज़ नहीं होता है। इट स्टडीज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स। मैंने आपको पहले वाली लाइन में भी यही बताया कि जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए होते हैं, पास्ट इवेंट्स होते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स निकलते हैं, जो भी सच्चाई निकलती है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको समझते हैं एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट इन प्रेजेंट इवेंट्स। सो जो भी इवेंट घटा होता है, जो भी घटना घटी होती है, उसका कॉज समझने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं हम इस रिसर्च में कि ये जो घटना थी, जो इवेंट था, उसका कॉज क्या था, वो आखिर हुआ क्यों है, एंड प्रेजेंट टाइम पे जो भी इफ़ेक्ट है, जो भी प्रेजेंट इवेंट है, यानी आज की जो घटना हो रही है, उसमें उसका क्या इफ़ेक्ट है, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वालिटेटिव टेक्निक है। हिस्ट्री यानी कि जो पास्ट है, पास्ट से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, जब हम उनको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उस फैक्ट्स को, एंड प्रेजेंट इवेंट्स में जो भी कुछ हो रहा होता है, उससे हम अगर उस इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि उस हिस्ट्री का इफ़ेक्ट हमारे प्रेजेंट इवेंट में क्या है, तो दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है। जो भी डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन जो भी बहुत होता है, वो सिस्टमैटिक तरीके से होता है, जहाँ पर हम एक्सप्लेन भी करते हैं जो भी इवेंट हुआ होता है एंड उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। ठीक है, जो भी पास्ट में जो भी इवेंट्स हुआ है, हम उसको समझने की भी कोशिश करते हैं एंड एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से इस रिसर्च में करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं। ओके, कुछ रिसर्च टाइप में हम मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बट कुछ वेरिएबल्स इस रिसर्च में क्या होता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम मैनिपुलेशन वेरिएबल्स का नहीं करते हैं। यहाँ पर मैनिपुलेशन या कंट्रोल हम कौन से वाले वेरिएबल को करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी होता है तो उसे हम मैनिपुलेट करते हैं, बट इस वाले रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में, यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है।
नाउ मूविंग ऑन, एग्जाम्पल समझते हैं इसका हिस्टोरिकल रिसर्च का. What were the educational techniques used in the colleges in 1946 as compared to today? So 1946 अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, so that is related to the past. ठीक है, 1946. So 1946 में जो colleges थे वहाँ पर उस टाइम पर एजुकेशनल टेक्निक्स कौन सी यूज़ की जाती थी एज कम्पेयर टू टुडे. तो आज जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं अगर कंपेयर की जाए तो 1946 में कौन कौन सी एजुकेशनल टेक्निक्स यूज़ करते थे हम. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल रिसर्च में जो भी पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, फैक्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं एंड देन आज की जो प्रेजेंट इवेंट है उससे हम कंपेयर करते हैं कि आज की इवेंट में आज के टाइम पे उस पास्ट इवेंट का, वो घटी हुई घटना का क्या इम्पैक्ट होगा. राइट, सो मूविंग ऑन, सेकेंड रिसर्च टाइप है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च. यहाँ पर फिर से मैं यही कहूँगी कि आप वर्ड को समझें. फिनोमेनोलॉजिकल जो वर्ड है इज रिलेटेड विद द फिनोमेना. राइट, तो फिनोमेनोलॉजी जो है उसको कहते हैं हम द स्टडी ऑफ फिनोमेना. जहाँ पर हम किसी भी फिनोमेना को स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिनोमेनोलॉजी. तो कभी भी किसी भी फिनोमेना को जब हम स्टडी करते हैं एंड अगर वो फिनोमेना किसी पर्सन के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया होता है, उस पर्सन ने जिया होता है उस फिनोमेना को, उसके एक्सपीरियंस को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो होता है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च. राइट, सो फिनोमेनोलॉजिकल इज रिलेटेड विद द फिनोमेना. फिनोमेना जो कि एक पर्सन ने जिया है, एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च. सेकेंड पॉइंट इज इट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. दिस इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव रिसर्च. फिनोमेनोलॉजी जैसा कि फिनोमेना का स्टडी करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ रिपोर्टर स्टक्स इन द फ्लड. सपोज दैट कि कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, वो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते टाइम पे फ्लड में स्टक हो गया एंड वो फ्लड की ही रिपोर्टिंग कर रहा है एंड ही स्टक्स. ओके, तो वो स्टक हो गया है. देन सो वो जो उसने उस फिनोमेना को जिया है, एक्सपीरियंस किया है. सो वो जो अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करता है तो वो किस में आ जाता है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में. आई होप सो आपको समझ में आ रहा है. थर्ड है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. नाउ एक्सप्लेनेटरी इज रिलेटेड विद द एक्सप्लेनेशन. ओके, जहाँ पर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. सो इस रिसर्च में क्या होता है कि कोई भी रिसर्च जो कि पहले रिसर्च नहीं किया गया है, इट इज़ कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट वाज नॉट वेल रिसर्च बिफोर एंड प्रोवाइड बेटर रिसर्च. ओके, model that focuses on explaining the aspect of your study in a detailed manner. So समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि कोई भी ऐसा रिसर्च जो कि किसी पर्टिनेंट टॉपिक पे या पर्टिनेंट प्रॉब्लम पे किया गया है बट दैट वाज नॉट वेल रिसर्च्ड, लेकिन वो अच्छे से वेल रिसर्च्ड नहीं है. ओके, सो पहले कभी वेल रिसर्च नहीं हुआ है, पहले कभी इतने अच्छे से रिसर्च नहीं हुआ है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है उस रिसर्च में. सो इसका जो एम होता है कि वेल रिसर्च करना, बहुत अच्छे से रिसर्च करना. एंड बहुत अच्छे से रिसर्च तभी होता है जब हम किसी भी पर्टिनेंट प्रॉब्लम को या टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं. तो ये जो रिसर्च है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, वो बहुत अच्छा रिसर्च्ड मॉडल देता है जो कि फोकस करता है, जो कि इंक्लूड करता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है एक एस्पेक्ट, एक नया पर्सपेक्टिव इन अ डिटेल्ड मैनर. सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च बहुत अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम को एक नया एस्पेक्ट देता है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है एंड ऑल्सो बहुत डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन करता है. राइट, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉजल रिसर्च. कई बार ऐसी क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो ये वाला रिसर्च आप देखें कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉजल रिसर्च. कंडक्टेड फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ये जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है,
ये इसलिए भी कंडक्ट किया जाता है कि वेरिएबल्स के बीच का कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को समझा जा सके, उनको कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या कॉज क्या इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है, उसको कंडक्ट करने में भी इसका एम होता है, फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, केस एनालिसिस, जहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है, बहुत अच्छे से डिटेल्ड मैनर में वो रिसर्च प्रेजेंट होता है एंड बहुत अच्छा सा एस्पेक्ट होता है, पर्सपेक्टिव, नए नए तरीके, नए नए दृष्टिकोण निकल कर आते हैं, राइट। सो मैं फिर से बताती हूँ आपको कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जो कि पहले कभी किसी प्रॉब्लम को रिसर्च किया गया है बट वो वेल रिसर्च नहीं किया गया है एंड उसको डिटेल्ड मैनर में यानी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से अगर करना है तो ये रिसर्च करना होता है। ये बहुत अच्छे से फोकस करता है ऑन एक्सप्लेनिंग द एस्पेक्ट ऑफ योर स्टडी इन अ डिटेल्ड मैनर, राइट। मूविंग ऑन next to evaluation research. What is evaluation research? Any analytical tool involves investigating a policy program to obtain all information pertinent to the assessment of its performance, both process and result. So evaluation means for related to the evaluating something. ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को evaluate करते हो, जब investigate करते हो, तो ये एक एनालिटिकल टूल है जो कि इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टिगेशन, राइट। सो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ का, कोई पॉलिसी प्रोग्राम है टू ऑब्टेन, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, प्रोसेस एंड रिजल्ट। इन सिंपल वर्ड्स में कह सकती हूँ कि कोई भी ये एक एनालिटिकल टूल है जो कि किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट करता है कि उसका प्रोसेस कैसा था, उसका रिजल्ट कैसा था, जो भी कोई पॉलिसी प्रोग्राम है। सो इसलिए ये इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएशन रिसर्च इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये असेसमेंट करता है कि वो जो हमने पॉलिसी प्रोग्राम था जो कि इम्प्लीमेंट किया, उसका परफॉर्मेंस कैसा था एंड उस परफॉर्मेंस में बोथ प्रोसेस एंड रिजल्ट इंक्लूड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ टू डिटरमाइन वेदर अ सोशल इंटरवेंशन हैज़ प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट। तो उस पॉलिसी प्रोग्राम ने जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया उसने इंटेंडेड रिजल्ट दिया या नहीं दिया, जैसा रिजल्ट हम चाह रहे थे वैसा उसने प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, राइट। इंटेंडेड रिजल्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल, हाउ सेटिस्फाई आर यू विद आर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है कि आप कितना सेटिस्फाइड हैं हमारे इस प्रोडक्ट से। सपोज दैट कि कोई शॉपकीपर है, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया कि उसके कस्टमर्स से रिलेटेड एंड देन वो इवैल्यूएशन रिसर्च जो है वो कंडक्ट करता है। इवैल्यूएशन रिसर्च क्यों कंडक्ट करता है, इवैल्यूएट करने के लिए कि जो भी उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका जो परफॉर्मेंस था उसको इवैल्यूएट करेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, अच्छा था या बुरा था, यानी कैसे वो बिका, कैसे सेल आउट हुआ, कैसे लोगों ने उसको बाय किया, कितना प्रेफर किया, कौन से कस्टमर्स ने प्रेफर किया, एंड ऑल्सो उसका रिजल्ट कैसा रहा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ऑल दैट इंक्लूड इन द इवैल्यूएशन रिसर्च। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल। Next, action research. It is an application of fact findings to practical problem solving in a social situation with a view to improve quality of action within it, involving collaboration and cooperation of researchers. So यहाँ पर क्या है कि action research में क्या होता है कि कोई भी practical problem है, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अगर उसका सॉल्यूशन हमको चाहिए और वो बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, राइट। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए, सो हम करते हैं यहाँ पर एक्शन रिसर्च, राइट। तो हमें अगर कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, सपोज दैट अगर हमारी लाइफ में, तो हम बहुत जल्दी से क्विकली एक्शन लेते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें।
सो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक्शन लेना होता है, तो वो होता है एक्शन रिसर्च। उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, जिससे कि हमको फैक्ट्स मिलते हैं एंड जिससे कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग कह लें या क्वालिटी ऑफ एक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। इट इज़ यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हम डायग्नोज करने में भी यूजफुल काफ़ी ज़्यादा होता है ये, एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, यानी कि उसको बहुत अच्छे सॉल्व भी करता है। यानी कोई प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज भी बहुत अच्छे से करता है एंड उसको सॉल्व भी बहुत अच्छे से करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब, देखिए एक्शन रिसर्च, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी एक्शन रिसर्च होता है वो बहुत इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, एंड इमीडिएट प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर इमीडिएट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आपको एक्शन रिसर्च ही करना होगा, राइट। सो इट फोकस ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन, नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। यहाँ पर आप देखें कि इस जो एक्शन रिसर्च का जो मेन एम होता है वो थ्योरी डेवलप करना नहीं होता, जैसे कि बाकी के रिसर्च टाइप में हमने देखा कि जो भी रिसर्च हम करते हैं, रिसर्चर्स जो करते हैं तो वो थ्योरी डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको इमीडिएट प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, उस सॉल्यूशन के लिए आप ये वाला रिसर्च करते हैं। तो इट फोकसेस ऑन immediate application. For example, the teacher is finding out what works best in her classroom so that the students can improve their learning. तो यहाँ पर टीचर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, फाइंड आउट कर रही है कि क्लासरूम में वो कौन सा ऐसा वर्क करे कि क्लासरूम में कि स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाए, उनकी जो लर्निंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर जो टीचर है, सपोज दैट कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकती है, जो एक बहुत ही क्लासिकल जो वे है टीचिंग का, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, उसको छोड़कर अगर वो ई लर्निंग करवाती है तो स्टूडेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें एंड उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि एक इमीडिएट प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट लर्न नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एंड उसको इंक्रीज़ करने के लिए सपोज दैट टीचर इज़ फाइंडिंग आउट कि क्या हम करें कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, जो भी ढूंढेंगी जो भी सॉल्यूशन वो टीचर, तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्शन रिसर्च। तो आप भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी भी आप इंजर्ड होते हैं, चोट लगती है आपको, तो आप उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, आप रश करते हैं डेटॉल के लिए, बैंडेजेस के लिए, वॉश के लिए, कॉटन पैड्स के लिए। सो वो हो गया आपका एक्शन रिसर्च। जब आप एक उस इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढते हैं एंड एक्शन में आ जाते हैं आप, तो वो एक्शन रिसर्च ही होता है, राइट। मूविंग ऑन, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। This research is also known as after the fact research or causal comparative research. Causal comparative research. Ex post facto, यहाँ पर देखिए facto is related with the fact, post is related with the means कि जो चीज़ बाद में आई है, ठीक है, fact के बाद में आई है, right. So दिस रिसर्च इज़ ऑल्सो नोन एज आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, इसीलिए इसको कहते हैं आफ्टर द फैक्ट रिसर्च और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इन दिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज़ अकर्ड, इवेंट्स हैव ऑलरेडी अकर्ड। इस रिसर्च में ये रिसर्च कब किया जाता है? जब कोई घटना घट जाती है, जब कोई इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। एंड फैक्ट जो है, फैक्ट यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, जैसे बाकी के रिसर्च में हम फैक्ट को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं सच्चाई, यहाँ पर इवेंट भी हो चुका है, फैक्ट भी हमारे सामने है, जस्ट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, हमें इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। सो इन दिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स आफ्टर द फैक्ट हैज़ अकर्ड। सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इंक्लूड्स
ऑलरेडी फैक्ट्स एंड इवेंट, जहाँ पर इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है एंड आपको इन्वेस्टिगेशन ही सिर्फ करनी होती है। सो फैक्ट भी अकर हो चुका है, इवेंट भी अकर हो चुका है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन किसी भी वेरिएबल का पॉसिबल नहीं है। मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट? मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल एंड इवेंट हैव ऑलरेडी अकर्ड, फैक्ट हैव ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, फैक्ट भी निकल के बाहर आ गए हैं, इवेंट्स भी हो चुके हैं एंड उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो कहते हैं हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट एनी मैनिपुलेशन। हर रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं। मैनिपुलेशन होता किसका है? मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रिसर्च में जो कि फैक्ट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं, इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। सो यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, बस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक हिट एरिया। अर्थक्वेक है, किसी एरिया में आ चुका है, आ चुका है मतलब अर्थक्वेक आ चुका है, इवेंट अकर हो चुका है एंड ऑल्सो फैक्ट्स भी बाहर आ गए हैं। सो उसको जब कोई भी रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करता है तो दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, राइट? मूविंग ऑन, कोरिलेशनल रिसर्च। सो अगर कोरिलेशनल रिसर्च का मीनिंग समझते हैं, कोरिलेशनल यानी दो लोगों के बीच का रिलेशन। को का मतलब हो गया इन बिटवीन, को रिलेशनल मतलब रिलेटेड टू द रिलेशन। सो दो लोगों के बीच का यानी टू थिंग्स हैं, दो चीज़ हैं एंड उनके बीच का जो रिलेशन है हम उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, दिस इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्चर मेजर्स टू वेरिएबल्स, अंडरस्टैंड्स एंड एक्सेस द स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कोरिलेशनल रिसर्च है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। सो यहाँ पर रिसर्चर टू वेरिएबल्स को मेजर करता है, ओके, मेजर करता है, अंडरस्टैंड करता है, समझने की कोशिश करता है एंड उनके बीच का जो भी रिलेशनशिप है उसको स्टैटिस्टिकली एक्सेस करने की कोशिश करता है। सो मैं फिर से बोलती हूँ, जो रिसर्चर है वो दो वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करता है, समझने की कोशिश करता है एंड उनके बीच का जो भी रिलेशनशिप है ना उनको स्टैटिस्टिकली समझने की कोशिश करता है। कैसे? स्टैटिस्टिकली समझने की कोशिश करता है उन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। नाउ looks naturally associations among occurring variables and also जो भी अकर हो रहे होते हैं दूसरे वेरिएबल्स उनके बीच का जो नेचुरल एसोसिएशन है यानी नेचुरली जो रिलेशन बनता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, उनको भी देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वेरिएबल्स के बीच का जो भी रिलेशनशिप है उसको स्टैटिस्टिकली समझते हैं, एक्सेस करते हैं एंड जो वेरिएबल्स नेचुरली अकर हो रहे होते हैं उनके एसोसिएशंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि एक वेरिएबल है एंड ये दूसरा वेरिएबल है, राइट? सो इनके बीच का जो भी रिलेशन होगा उसको अगर समझना है, स्टैटिस्टिकली समझना है एंड ये देखना है कि उनके बीच का नेचुरली एसोसिएशन कैसा, मतलब अपने आप से उनके बीच का रिलेशन कैसा है। ठीक है, यहाँ पर कैसे कि टू वेरिएबल्स को यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं कर रहा है रिसर्च, जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है किसी भी वेरिएबल को, बल्कि नेचुरली उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको देखने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो एग्जाम्पल है पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कोरिलेशन, कि उन वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो रिलेशनशिप है, मतलब है ही नहीं, या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा
या तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा या तो ज़ीरो कोरिलेशन होगा, मतलब ज़ीरो का मतलब है ही नहीं उनके बीच में रिलेशनशिप, राइट। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर इंट्रोड्यूसेस द चेंज या मैनिपुलेट्स द फर्स्ट सेट ऑफ वेरिएबल दैट इज इन। देखिए मैंने आपको बहुत पहले वाली टाइप्स ऑफ रिसर्च की जो क्लास थी उसमें भी मैंने आपको ये समझाया दैट जो रिसर्चर होता है वो कभी भी चेंजेस करता है या मैनिपुलेशन करता है वेरिएबल का तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही करता है, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी सेकंड सेट जो होता है उसको हमेशा मेजर करता है। किससे मेजर करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मेजर करता है। सो इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द रिसर्चर इंट्रोड्यूसेस द चेंज मैनिपुलेट्स द फर्स्ट सेट को मैनिपुलेट करता है बट सेकेंड सेट को नहीं करता है। सेकेंड सेट को क्या करता है? मेजर करता है। किससे मेजर करता है? फर्स्ट सेट से मेजर करता है, राइट। बट यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में मैनिपुलेशन नहीं होता है, किसी भी वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर नेचुरली एसोसिएशन देखा जाता है, नेचुरली उनके बीच का संबंध, उनके बीच का रिलेशन देखा जाता है। आई होप सो। एंड नेक्स्ट पार्ट आप प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट ऑफकोर्स टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर तो नहीं होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.